हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जंक्शन। स्टडी जंक्शन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे और आप लोगों की बिहार पुलिस की तैयारी जोर शोर से चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बिहार पुलिस एग्जाम का, जो कि प्रैक्टिस का सेट नंबर 3 है आज, और हम लोग का सेट नंबर 3 में हम लोग 25 क्वेश्चन को देखेंगे और 25 क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देख के 25 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कीजिएगा और बताइएगा कि आपके 25 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि आप लोग वीडियो को पूरी नहीं देखते हैं, इसलिए आप लोगों की जो तैयारी अच्छी नहीं हो पाती, इंक्रीज नहीं हो पाती है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और शुरू से लेकर अंत तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक आप लोग जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और आप लोग कमेंट में बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। तो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता का जो है अनटचेबिलिटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसका उन्मूलन से संबंधित है। यानी अस्पृश्यता मतलब दोस्तों कि छुआछूत जिसको बोलते हैं, यह इससे कौन सा अनुच्छेद संबंध रखता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अनुच्छेद जो 17 है यह छुआछूत से संबंधित है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि अनुच्छेद 14 जो है कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, VVI है। अनुच्छेद 15 जो है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। दोस्तों याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 14 है जो कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। जबकि अनुच्छेद 18 जो है इसके तहत सेना और शिक्षा को छोड़कर, यानी दोस्तों सेना और शिक्षा को जो छोड़कर है, सभी प्रकार की उपाधियों, यानी जिसको इंग्लिश में टाइटल बोलते हैं, का इसका अंत कर दिया गया है। यानी सेना और शिक्षा को सिर्फ छोड़ के, तो अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत है। यानी कि दोस्तों कह सकते हैं कि उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 में है, सिर्फ इसमें सेना और शिक्षा को छोड़ा गया है, बाकी सारे में उपाधियों का जो है अंत कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नंबर 2 है दोस्तों, बिहार का कौन सा जिला जो है जूट उत्पादन में जो है पूरे राज्य में पहले स्थान पर आता है? दोस्तों पहला स्थान के बारे में पूछ रहा है कि बिहार का कौन सा जिला जो है जूट उत्पादन में पहला स्थान पे आता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी राइट आंसर है, पूर्णिया जो है दोस्तों जूट उत्पादन में पहले स्थान पे है बिहार के जिले में। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि जूट की खेती के लिए जो है जलोढ़ मिट्टी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी जिसको इंग्लिश में एलुवियल सोइल बोलते हैं, और गर्म नम जलवायु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। किसके लिए? जूट की खेती के लिए। भारत का पड़ोसी देश जो है बांग्लादेश दुनिया में जूट का सबसे बहुत बड़ा उत्पादक देश है। दोस्तों यह जो है मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, अगर करंट में अगर हो सकता है कि आपको बदलाव मिल सकता है कि दुनिया में भी या फिर राज्य में भी चेंज हो सकता है, तो आप लोग करंट में एक बार देख लीजिएगा इसका जो उत्पादक है कौन अधिक है। और आगे चलते हैं दोस्तों। और पश्चिम बंगाल भारत में जो है राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान पर, ये बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल जो है शीर्ष स्थान पे है और बिहार का जिला जो पूर्णिया वो शीर्ष स्थान पे है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, साइंस का क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु जिसको नॉन मेटल बोलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी है? द्रव अवस्था में पाई जाती है, यह क्या है? अधातु है। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा है? तो ब्रोमीन जो है दोस्तों वो अधातु जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ब्रोमीन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि पारा जिसको मरकरी बोलते हैं एकमात्र ऐसी धातु है जो कि सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है और इसका उपयोग थर्मामीटर में होता है। आयोडीन जो है दोस्तों यह एक चमकदार अधातु है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, VVI क्वेश्चन है ये। आयोडीन एक चमकदार अधातु है जिसकी कमी से जो मानव शरीर में घेंघा रोग, जिसको इंग्लिश में हम लोग गोइटर भी बोलते हैं, यह रोग उत्पन्न हो जाता है आयोडीन की कमी से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों और ये मैथ का क्वेश्चन है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है यानी कॉस्ट प्राइस वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो बोलता है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि दोस्तों जो 15 वस्तु है उसका जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है? 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। इसको इस टाइप के सवालों को दोस्तों बहुत ही शॉर्ट मेथड से बनाएंगे जो आप लोग को भी समझ में आएगा। तो इसका शॉर्ट मेथड है दोस्तों, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी, और इसका जो फॉर्मूला होता है शॉर्ट मेथड का वो होता है a माइनस बी बटे बी इंटू 100। ऐसे ही बनता है दोस्तों, और भी बहुत तरीका है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। a का वैल्यू 15 है दोस्तों, b का वैल्यू 12 है बटे
बटे में बी का वैल्यू जो है 12 है इंटू 100, यानी जब इसको कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो 3/12 जो है 12 आएगा इंटू 100। काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 चौके 12 और 4 से 25 बार में, यानी जो इसका प्रतिशत आएगा वो 25% आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों मैंने दे दिया समझने के लिए, और आप लोग इसको देख कर जो है समझ लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है मिश्रित ग्रंथि, जिसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कौन सी है? ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो कि अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है, यह दोनों जो है दोस्तों कौन है? तो यह अग्नाशय है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, अग्नाशय। पैंक्रियाज जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो सामान्य बाह्यस्रावी ग्रंथि है यह यकृत है, जो पित्त रस का निर्माण करती है। पीयूष ग्रंथि जो है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जो कि मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लोग ये भी याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर 6 है दोस्तों, असहयोग आंदोलन, जिसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, इसको जो है किस घटना के बाद, असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद जो है महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने किस घटना होने के बाद जो है वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चौरी चौरा कांड 1922 में जो हुआ था, इसके बाद जो है दोस्तों महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन दोस्तों, और हर एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, जिसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, और दांडी मार्च 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, चौरी चौरा कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, बैरोमीटर का पाठ्यांक, बैरोमीटर रीडिंग जो होता है वो अचानक से अगर नीचे गिर जाए तो निम्नलिखित में से किसका संकेत होता है? बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है दोस्तों, वो अगर अचानक से नीचे गिर जाएगा तो वह किसका संकेत होता है? तो वह आंधी या तूफान का संकेत होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, उससे आंधी तूफान आने की संभावना होती है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे नीचे गिरना जो है वर्षा का आगमन है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सारी बातें इसमें अलग अलग है। यहाँ पे बोला जा रहा था क्वेश्चन में कि अचानक नीचे अगर गिर जाएगा तो आंधी तूफान होगा। यहाँ बोला जा रहा है कि धीरे धीरे अगर नीचे गिरेगा तो क्या होगा? वर्षा आने की संभावना है। और जब बैरोमीटर का स्तर धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ता है, यानी ऊपर की तरफ चढ़ता है बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे, तो यह पूरी तरह से मौसम साफ और शांत मौसम का सूचक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, बिहार में त्रिवेणी नहर जो है, कौन सा नहर दोस्तों? त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है जो कि सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट वीवीआई। पूछा जा रहा है कि बिहार में जो त्रिवेणी नहर है इसका निर्माण किस नदी पर किया गया जो कि सिंचाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो यह गंडक नदी पे किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, गंडक नदी। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि सोन नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी, इससे जो है निकलकर बिहार में पटना के पास गंगा नदी में मिलती है। कोसी नदी को जो है अपनी तीव्र धारा और मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण बिहार का शोक, मोस्ट वीवीआई पॉइंट दोस्तों ध्यान रखिएगा कि बिहार का शोक जो है यह किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी एग्जाम दिया था और 2 से 3 बार मैं एग्जाम क्रैक किया हूँ बिहार पुलिस का, तो मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में देखा है और मैंने सही भी मारा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, गंडक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, रक्त का थक्का, ब्लड क्लोटिंग जिसको बोलते हैं, जमने में कौन सा विटामिन जो है मुख्य भूमिका निभाता है? ब्लड जो क्लोटिंग होता है दोस्तों कहीं चोट लगने पे, इसमें जो है कौन सा विटामिन मुख्य भूमिका निभाता है थक्का बनने में? तो विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर, विटामिन के यह काम करता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, जिसकी कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। किसका दोस्तों?
विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, और विटामिन ई का रेटिनॉल, जो घाव भरने में दोस्तों बहुत ही सहायक होता है। कौन सा? विटामिन सी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। दोस्तों एक बात बोलना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 10 में जो है वो डाटा सफिशिएंट यानी कि डाटा अधूरा, आधा अधूरा टाइप हो गया था, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को स्किप कर दिया है। क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 11 पे आ गया हूं मैं, क्योंकि 10 नंबर में जो दोस्तों क्वेश्चन में कुछ कमी रह गई थी, उसका डाटा अधूरा था, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। अब चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है? शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है दोस्तों वह 7 होता है और इसकी प्रकृति उदासीन होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। उदासीन को दोस्तों हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि पीएच स्केल की खोज जो है सोरेनसन ने की थी, जिसका मान 0 से लेकर 14 तक के बीच होता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा, और यदि किसी पीएच मान विलयन का 7 से अधिक हो तो वह क्षारीय प्रकृति का होगा, जिसको बेस बोलते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों आप लोग ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 बताने से पहले बोलूंगा, वीडियो में बोलना चाहूंगा कि अगर आप सच में चाहते हैं कि इस बार आपका एग्जाम क्रैक हो जाए और आप वर्दी पहन ले, तो आप हमारे डेली प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़िए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको वर्दी तक पहुँचा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने दोस्तों एग्जाम एक बार नहीं 3 बार क्वालिफाई किया है, तो मुझे पता है कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या नहीं। तो आप लोग सिर्फ मेरे डेली प्रैक्टिस सेट से जुड़िए, जो मैं अभी ये चला रहा हूँ लगातार। आप कुछ मत कीजिए, पढ़ाई बस लूसेंट वगैरह अच्छा से पढ़ लीजिए, और आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए दोस्तों। कंसिस्टेंसी बना के कम से कम दोस्तों अभी के भी समय में अगर आप 8 घंटा नहीं पढ़िएगा तो आपका रिजल्ट फिर नहीं होगा। तो कम से कम दोस्तों 8 घंटा मिनिमम पढ़ाई कीजिए और रोज पढ़िए। ये नहीं कि आज 8 घंटे पढ़ लिए, कल 2 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हैं, फिर परसों 3 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद 1 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है दोस्तों लगातार। आप अगर आज 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप एग्जाम के दिन तक भी 8 घंटे ही लगातार पढ़ेंगे, उसमें कमी थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। तब जाके आपका रिजल्ट एक ही बार में हो जाएगा, दोबारा एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं एक्सपीरियंस से ये बोल रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 था हमारा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या होता है दोस्तों? O2। ऑक्सीजन गैस की मात्रा जो है लगभग कितना प्रतिशत पाई जाती है? वायुमंडल में पूछा जा रहा है दोस्तों कि ऑक्सीजन गैस जो है दोस्तों वो 21% है। कहीं कहीं दोस्तों 20.95% भी दिया रहता है। ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर 21% ना दे के अगर ये दिया रहेगा तो 20.95% ही आंसर होगा, अगर 21% ना रहे तब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को जो है क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, सबसे निचली परत को, जिसमें क्षोभ मंडल में क्या होती है दोस्तों? मौसमी संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस हाइड्रोजन है, जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जबकि सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत हीलियम और हाइड्रोजन का संलयन है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा में पाने वाली गैस जो है दोस्तों वो कौन सी है? हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान महात्मा गांधी को बिहार आने का निमंत्रण जो है किसने दिया था? मोस्ट वीवीआई एंड रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों, 10 से 20 बार यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में रिपीट किया गया है कि चंपारण सत्याग्रह सिर्फ दोस्तों बिहार पुलिस में नहीं, बिहार पुलिस, एसएससी, एसएससी जीडी, सीजीएल, एमटीएस, जितने भी एग्जाम है, बिहार दरोगा अभी हाल में ही जो एग्जाम हुआ था दोस्तों उसमें भी पूछा गया था, ये बिहार दरोगा का 64 पोस्ट वाला में भी पूछा गया था दोस्तों कि चंपारण सत्याग्रह जो 1917 के दौरान महात्मा गांधी को बिहार आने का जो निमंत्रण दिया था, यह किसने दिया था? तो दोस्तों यह राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, राजकुमार शुक्ल। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और वे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अस्थायी अध्यक्ष वे चुने गए थे। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लोकनायक किसका उपनाम है दोस्तों? जयप्रकाश नारायण का, जिन्होंने वर्ष 1974 में ऐतिहासिक संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था दोस्तों? जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर को मुख्य रूप से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सूर्य की रोशनी में जो है कौन सा विटामिन होता है जिसको हम लोग के शरीर में जो है लाभदायक है जो? तो विटामिन डी। ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा राइट आंसर है। विटामिन डी जो है सूर्य की रोशनी में होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है वह क्या है दोस्तों? कैल्सीफेरोल। और इसकी कमी से बच्चों में दोस्तों रिकेट्स बीमारी, जो हड्डियों को कमजोर होना होता है,
यह रोग हो जाता है बच्चों में, रिकेट्स। और जल में जो घुलनशील विटामिन है दोस्तों, यह केवल बी और सी, यानी 2 विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील है, बी और सी। जबकि वसा जो फैट में घुलनशील विटामिन है दोस्तों, वो है ए, डी, ई और के है। ये 3 विटामिन वसा में घुलनशील है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर 15 है दोस्तों, ध्वनि तरंगे जो है साउंड वेव जिसको बोलते हैं, यह किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। ध्वनि तरंग जो है दोस्तों, यह किस प्रकार की तरंग है, ये पूछा जा रहा है। तो यह जो है दोस्तों अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है दोस्तों, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे जिसको ट्रांसवर्स बोलते हैं दोस्तों, तरंगे का उदाहरण है, होती है जिन्हें गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। दोस्तों मैंने बताया था कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है जिन्हें गमन करने के किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश तरंग को दोस्तों जो है गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो ध्वनि तरंग होती है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, ठोस में होती है, जैसे कि इस्पात। और यह निर्वात यानी वैक्यूम में जो है ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 है, गाड़ियों के हेडलाइट सर्च लाइट में जो है किस दर्पण यानी मिरर का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हेडलाइट और सर्च लाइट में पूछा जा रहा है, रियर लाइट में नहीं। तो हेडलाइट और सर्च लाइट में जो है दोस्तों, यह गाड़ी में अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अवतल दर्पण क्यों दोस्तों, इंग्लिश में कॉनकेव मिरर बोलते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि वाहन में जो पीछे ट्रैफिक को देखने के लिए जो साइड मिरर के रूप में होता है, उसमें उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है दोस्तों। और दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण इस्तेमाल होता है वह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल बी हमारा राइट आंसर है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग चश्मे में किया जाता है। निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया बोलते हैं दोस्तों, इसको दूर करने के लिए जो है किस प्रकार के चश्मे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यह दोस्तों अवतल लेंस का, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का जो है इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसको ट्रिक से मैं आप लोग को याद करने के लिए सिखा देता हूँ कि निकट जो है, निकट दृष्टि, निकट में कितना अक्षर है दोस्तों, 3 अक्षर है। और अवतल में कितना अक्षर है, तो 4 अक्षर है। तो अवतल में जो है निकट में 3 है अक्षर और अवतल में 4 है। तो 3 के बाद क्या आता है दोस्तों, 4 आता है। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि निकट अवतल से संबंधित है और दूर जो है उत्तल से संबंधित है। तो इस तरह आप ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि दूरदृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, इसको ठीक करने के लिए उत्तल लेंस जो मैंने अभी बताया ऊपर दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। वृद्धा अवस्था में होने वाला जरा दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं प्रेसबाइपिया दोष को निवारण के लिए जो है द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है चश्मे में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर 18 है दोस्तों, बिहार विधानसभा यानी बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, इसमें कुल सीटों की संख्या कितनी है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट वीवीआई, बिहार में जो है विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। यह क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। तो बिहार विधानसभा में जो है दोस्तों 243 सीटें हैं टोटल। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि बिहार विधान परिषद जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, इसमें कुल सीटों की संख्या जो है 75 निर्धारित की गई है। और संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में जो है बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए कुल 40 सीटें आवंटित की गई है। यानी लोकसभा में दोस्तों बिहार में कितने सीटें हैं, तो 40 सीट हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि एलपीजी रसोई गैस में जो सिलेंडर में मुख्य रूप से किन गैसों का मिश्रण भरा होता है। यानी एलपीजी में जो है किस गैस का मिश्रण भरा हुआ होता है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यह जो है प्रोपेन और ब्यूटेन का, ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है, प्रोपेन और ब्यूटेन का जो है मिश्रण भरा होता है इसमें। एक्स्ट्रा फैक्ट में बात कर लेंगे दोस्तों, प्राकृतिक गैस सीएनजी जो है जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, इसका मुख्य घटक जो है वो मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 यहाँ भी दिया हुआ दोस्तों। गैसें होती है एलपीजी गैस का रिसाव पहचान के लिए उसमें तीखी गंध वाला इथाइल मरकप्टेन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों यह कि एलपीजी में जो है
इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है क्योंकि उसका रिसाव का पता करने के लिए सल्फर यौगिक का मिलाया जाता है। यही बात मैंने अभी बोला दोस्तों, क्योंकि हाइड्रोकार्बन गैसें जो है गंधहीन होती है, यानी एलपीजी जो है कैसी गैसें हैं, हाइड्रोकार्बन गैसें हैं और ये गंधहीन होती है, इसीलिए इसमें इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है ताकि गैस रिसाव होने का पता चल सके। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल जो कि लोथल है, वो वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों एंड बार बार रिपीटेड क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रसिद्ध स्थल है लोथल, वो वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों लोथल? तो लोथल जो है दोस्तों गुजरात में है अभी। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है कि प्रेजेंट में लोथल गुजरात में है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो कि कालीबंगन है, यह राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जहाँ से जूते हुए खेत, राजस्थान के जो है कालीबंगा से क्या चीज़ का प्रमाण मिला है? जूता हुआ जो खेत है इसके साक्ष्य मिले हैं। बनवाली से और राखीगढ़ी नामक महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल जो भारत के हरियाणा राज्य में, यानी बनवाली और जो राखीगढ़ी है ये कहाँ पे है दोस्तों? प्रेजेंट में हरियाणा में है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत शक्ति जिसको इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं, इसका एसआई मात्रक निम्नलिखित में से क्या होता है? विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वह क्या होता है पूछा जा रहा है, तो वह वाट होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, वाट। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है वो जूल होता है। कार्य ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और विद्युत धारा जिसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इसको मापने का जो एसआई मात्रक है विद्युत धारा को होता है। जबकि विद्युत प्रतिरोध जो है इसको मापने के लिए ओम, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? ओम होता है, तो ओम का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पीडीएफ ऐसी हो जाती है क्योंकि एक पेज से दूसरे पेज में रिलेटेड जो है अक्षर वो कट जाती है, इसलिए पीडीएफ आगे पीछे हो जाती है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, लोहे में जंग लगना जिसको रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं किस प्रकार का परिवर्तन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लोहा में जो जंग लगता है यह किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यह जो है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर, रासायनिक, जिसको केमिकल चेंज बोलते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि बर्फ का पिघलना या पानी का वाष्प बनना जो है भौतिक परिवर्तन है। दोस्तों भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है? जैसे भौतिक परिवर्तन किसको बोलते हैं दोस्तों? जैसे बर्फ का पिघलना या पानी का वाष्प बनना, तो बर्फ पिघल के पानी बन जाता है दोस्तों और पानी फिर से बर्फ बन सकता है, तो यानी कि जो पुरानी अवस्था में वापस से आ जाए अपने पुनः अवस्था में, वो हो जाता है भौतिक परिवर्तन। और जो रासायनिक परिवर्तन होता है, जो एक बार चेंज होने के बाद वापस अपनी पिछली अवस्था में ना आ सके, तो उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इसका जो है उदाहरण है, क्योंकि इसमें कोई जो नया पदार्थ नहीं बनता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक यानी जिंक का जो है जिंक का परत जो है चढ़ाई जाती है, जिसे गैल्वेनाइजेशन, जिसको हम लोग यशद लेपन भी कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन यानी जस्तीकरण भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नंबर 23 है दोस्तों, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से जो कौन सा रोग होता है? यानी इंसुलिन हार्मोन का जब कमी हो जाएगा दोस्तों, तो मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाएगा? तो वह मधुमेह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, जिसको डायबिटीज हम लोग बोलते हैं, शुगर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि आयोडीन की कमी से जो है गले में घेंगा रोग होता है। मानव शरीर में लोहे की कमी से जो है कमी या हीमोग्लोबिन के स्तर के घटने से एनीमिया रोग यानी रक्त अल्पता हो जाता है, और जिसके शरीर में कमजोरी महसूस होती है जिससे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, हंसाने वाली जो गैस होती है जिसको लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, इसका रासायनिक नाम और सूत्र क्या होता है? यह पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम और सूत्र जो है वह क्या होता है? तो वह होता है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, नाइट्रस ऑक्साइड उसको बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है NO2। ऐसे इसको दोस्तों लिखते हैं NO2। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक भूरे रंग की विषैली गैस है जो कि वायु प्रदूषण और अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों ये लाइन, विषैली गैस है यह प्रदूषण और वायु प्रदूषण और अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से जो है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। अम्ल वर्षा में दोस्तों इन दोनों का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, जिसको प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया बौद्ध धर्म में, यह जो है किस स्थान पर दिया गया था? तो यह सारनाथ में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, सारनाथ।
एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लूँगा कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है नेपाल देश के नुम्बली नामक ग्राम में हुआ था और उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन बिहार के बोध गया में निरंजना यानी जिसको फल्गु नदी भी बोलते हैं, फल्गु नदी के तट पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उनका महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर, जो कि अभी प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश यानी यूपी में पड़ता है, कुशीनगर, यहाँ पे हो गया था उनका मृत्यु, जिसको कि बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। दोस्तों निरंजना जो फल्गु नदी है, इसी के ऊपर बिहार में एक डैम बना हुआ है जिसको हम लोग रबर डैम के नाम से जानते हैं। आपसे सवाल यह है कि आप वो डैम कहाँ पे स्थित है, यानी बिहार के किस जिले में है, आप कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। तो ये थे दोस्तों आज के 25 क्वेश्चन जो कि मैंने पूरे तरह से एनालिसिस के साथ कराए हैं कि आपके 25 में से कितने मार्क्स आए, कितने क्वेश्चन सही हुए, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। दोस्तों आज की प्रैक्टिस सेट जो 3 थी ये आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों मैं बिहार पुलिस की तैयारी आपकी ऐसी करा दूंगा, आप बस मेरे सेट से मेरे चैनल के थ्रू जुड़े रहिए, जो मैं डेली करवाता हूँ। आपको ऐसी तैयारी करवा दूंगा कि आपकी एक बार में एग्जाम क्लियर हो जाएगी और आप अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करेंगे, जो कि फाइनल मेरिट तक लेके जाएगी। तो ये है दोस्तों हमारा चैनल स्टडी जंक्शन। अगर आपको स्टडी जंक्शन के नाम से सर्च करने पे नहीं भी मिलता है तो आप उसके पीछे में PYQ लगा दीजिए ऐसे करके, तो फिर मिल जाएगी। और जो है वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी एग्जाम निकल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।